वेलकम टू माजिद साइंस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी? हमारे पास फोर ऑप्शन है, हॉनर ने, रिटर्न ने, न्यूक्लियस या बैग्सनी ने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हॉनर ने या फिर हॉर्नर ने। हॉर्नर ने वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी। अब कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता यानी कुछ रंगों में अंतर करने की क्षमता सामान्य व्यक्ति से कम हो जाना आपका कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता कहलाती है। कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को लाल, हरे और नीले इन तीनों का मिश्रण देखने में परेशानी होती है। अगर ऐसा व्यक्ति इन रंगों के मिश्रण को आपस में नहीं पहचान पाता यानी नहीं समझ पाता तो ऐसे व्यक्ति को रंग देखने की क्षमता चली जाती है। तो रंग देखने की क्षमता जाने को हम मोनोक्रोमसी कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अगर आप चित्र में सही लिखे हुए अंक देख पा रहे हैं तो आपको वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस इमेज में कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं। अब है आपका वर्णांधता के प्रकार। वर्णांधता आपका 3 प्रकार का होता है, लाल हरा ब्लाइंडनेस, नीला पीला और पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस। ये आपके वर्णांधता के प्रकार होते हैं। भारत में केवल ब्लाइंडनेस का प्रचलन पुरुषों में 8% एवं महिलाओं में 0.5% पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 60 या फिर 90 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 90 सेंटीमीटर तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होती है, केंद्रिका, परिधीय और स्वनियंत्रित तंत्रिका तंत्र। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, कपाल और मेरु तंत्रिकाएं। और आपका नंबर 3 है स्वयं नियंत्रण या फिर तंत्रिका तंत्र, जिसके भी 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और पैरानुकंपी। तंत्रिका कोशिका होती क्या है? तंत्रिका तंत्र में सभी तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है और इन ऊतकों की कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसके 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। ये आपके तंत्रिका तंत्र के 3 यानी तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गुणसूत्र कहां पर स्थित होता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, केंद्र में, मध्य में, केंद्र से बाहर या इनमें से कहीं भी नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्र में। कोशिका में गुणसूत्र केंद्र में स्थित होता है। अब गुणसूत्र की खोज किसने की थी और कब की थी? गुणसूत्र की खोज कार्ले विल्हम ने सन 1842 में की थी। गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम सभी वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु के रूप में पिंड होते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अगर मानव कोशिका में गुणसूत्रों की बात करी जाए तो इनकी संख्या 46 होती है। अगर जोड़ों की बात करी जाए तो इनकी संख्या 23 या फिर 23 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर एवं मादा में दोनों में समान होते हैं, जबकि समजात गुणसूत्र इनको क्या कहते हैं यानी 22 गुणसूत्र मादव एवं नरों में समान पाए जाने को समजात गुणसूत्र कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुषों में समान नहीं होता, जिसको हम विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हमारे पास फोर ऑप्शन, न्यूक्लियस, जीन, न्यूरॉन या सिस्ट्रोन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सिस्ट्रोन।
जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रोन कहा जाता है और इसकी खोज यानी 1844 में एवरी मकाउड एम मैकार्टी ने की थी और इन्हीं वैज्ञानिकों ने निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया था कि डीएनए में आनुवांशिक द्रव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, विटामिन ए, बी, सी या विटामिन के। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी का कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। अगर विटामिन सी की रासायनिक की बात करी जाए तो इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है और इसका आणविक सूत्र C6H8O6 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में Ca++ अधिक क्षरण किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, विटामिन डी, विटामिन सी, बी या ए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी की कमी के कारण मूत्र में Ca++ कमी के कारण होता है। विटामिन डी आपको दो प्रकार के रूप में प्राप्त होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 का आपको रासायनिक नाम अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 का रासायनिक नाम कोलो कैल्सीफेरॉल होता है। अगर विटामिन डी की रासायनिक नेम की बात करी जाए तो इसका रासायनिक नाम कोली कैल्सीफेरॉल होता है। अगर इसके आणविक सूत्र की बात करी जाए तो इसका आणविक सूत्र C27H44O होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसमें परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाना हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, सोडियम 24, स्टेरॉइड, पोटेशियम या सोडियम 20। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि उसमें कमी होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, कैल्शियम की या फिर पोटेशियम की। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। इसके अलावा इसमें आयरन की कमी भी होती है जिससे दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं के प्रजनन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, रिलैक्स हार्मोन, यूटिलाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या रेस्ट्रोजन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी यूटिलाइजिंग हार्मोन मानवीय महिलाओं के प्रजनन में तेजी से वृद्धि करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 0.006 किलोमीटर, 0.007 किलोमीटर, 0.05 मिलीमीटर या 0.56 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 0.007 किलोमीटर मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा या फिर लिम्फ नोड में होता है। कभी कभी इसका निर्माण यकृत या फिर लीवर एम्पलिया यानी स्प्लीन में भी होता है। अगर WBC के आकार एवं संरचना की बात की जाए तो इनका आकार एवं संरचना अमीबा की तरह होता है और WBC के यानी मानव में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से रक्षा करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? हमारे पास फोर ऑप्शन है, थेलोफाइटा, केफ्रोफिलस, पेनिसिलियम या न्यूरोस्पोरा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कैप्रोफिलस। गोबर में उगने वाले कवकों को कैप्रोफिलस कवक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फफूंद को लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? हमारे पास फोर ऑप्शन है, क्रिप्टोफाइटस, न्यूरोस्पोरा, क्लोरेला या अल्वा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूरोस्पोरा फफूंद को लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं, जबकि नीले फफूंद एवं हरे फफूंद को पेनिसिलियम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, टेरिडियम, ग्लाइकोजन, कैल्शियम या पोटेशियम।
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी टेरिडियम। टेरिडियम का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टेरिडोफाइटा पौधा कौन सा है जिससे सोना निकाला जाता है। हमारे पास और ऑप्शन है इक्विसेटम, कार्टिलेज, कार्टिकोलस या इंडोकार्पन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी इक्विसेटम। इक्विसेटम वह पौधा है जिससे सोना निकाला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के कितने प्रकार होते हैं। हमारे पास फोर ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 3। लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्रस्टोज, नंबर 2 फोलियोज और नंबर 3 फ्रूटियोज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कार्टिकोलस कहा जाता है और काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। और जापान में इंडोकार्पन लाइकेन का प्रयोग सब्जी उगाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर मिर्गी की औषधि को किस लाइकेन से प्राप्त करते हैं तो ये आपका परमेलेरिया सेक्सिटिलस नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि को प्राप्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही बनाने में काम आने वाले टेनिन प्राप्त निम्न में से किससे होता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है सूका, साइकस, परमेलिया या लेमिनेरिया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सूका या फिर थयूजा। थयूजा नामक पौधे से स्याही बनाने में आने वाले टैनिन को प्राप्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। हमारे पास फोर ऑप्शन है अल्टमैन, रॉबर्ट हुक, एक्सप्ले या पुरकिंजे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अल्टमैन ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः कोशिका का व्यास कितना होता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है 10 से 90 मिलीमीटर, 12 से 100 मिलीमीटर, 15 से 70 या 20 से 25 मिलीमीटर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 12 से 100 mm यानी 100 मिलीमीटर के बीच में कोशिका का व्यास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है। हमारे पास फोर ऑप्शन है 32 से 48 पर मिनट, 35 से 50, 22 से 42 या 25 पर मिनट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 32 से 48 पर मिनट नवजात शिशु की श्वसन दर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, पौधों को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है। हमारे पास फोर ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, पौधों को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।